नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड एग्जाम ऑफिशियल। आज के ये वीडियो कक्षा 12 के विज्ञान विषय से संबंधित है। अध्याय जो हम आपके सामने हल करने जा रहे हैं उसका नाम है विद्युत धारा, और जो पुस्तक है वो NCERT की मुख्य पुस्तक है फिजिक्स की, और पार्ट 1 है कक्षा 12 के लिए। और आज की इस एक्सरसाइज 3 पे जिसका नाम है विद्युत धारा करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसके क्वेश्चन नंबर 6 से आगे वाले प्रश्नों को हम यहाँ पर हल करने की कोशिश करेंगे। समय व्यर्थ न करते हुए सीधे चलते हैं। यहाँ पर लिखेंगे एक्सरसाइज 3, उसका नाम है विद्युत धारा, और क्वेश्चन नंबर हमारे सामने आ रहा है 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, सवाल को हम यहाँ पर टाइप करते हैं। कह रहा है सवाल कि नाइक्रोम का एक तापन अवयव 230 वोल्ट की सप्लाई से संयोजित है और 3.2 एम्पीयर की प्रारंभिक धारा लेता है, जो कुछ सेकंड में 2.8 एम्पीयर की धारा पर स्थायी हो जाता है। यदि कमरे का ताप 27 डिग्री सेल्सियस डिग्री सेंटीग्रेड हो तो तापन अवयव का स्थायी ताप क्या होगा। दिए गए ताप परिसर में नाइक्रोम का औसत प्रतिरोध का ताप गुणांक 1.70 × 10⁻⁴ डिग्री सेल्सियस प्रतिकूलाम है। ठीक है, आइए हम सवाल को हल करते हैं। जो डाटा दिया गया है वो नोट करेंगे। यहां पर लिखेंगे प्रारंभिक ताप, तो ये हो जाएगा T1, प्रारंभिक ताप ये हो जाएगा आपका T1 बराबर 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब तापन अवयव का प्रतिरोध क्या हो जाएगा आपका R1। यहाँ पर लिखेंगे तापन अवयव का प्रतिरोध, मतलब 27 डिग्री सेल्सियस पर जो तापन अवयव का प्रतिरोध है वो हो जाएगा आपका R1 बराबर। अब देखिए भाई ये क्या है यहाँ पर कि इसका मान हमें निकालना होगा, और यहाँ पर प्रारंभिक धारा जो है वो नोट करेंगे। प्रारंभिक धारा वो है हमारी कितनी I1, और ये है 3.2 एम्पियर, ये हमारी प्रारंभिक धारा है। ठीक है, और सप्लाई वोल्टता कितनी है, ये है हमारी 230 वोल्ट। तो यहाँ पर लिखेंगे हम सप्लाई वोल्टता बराबर 230 वोल्ट। चले भाई, ये जो प्रतिरोध R1 हो जाएगा ये हो जाएगा आपका सप्लाई वोल्टता बटे नीचे हो जाएगा प्रारंभिक धारा। सप्लाई वोल्टता कितनी है 230, प्रारंभिक धारा कितनी है, ये है आपकी 3.2 एम्पियर। आइए भाई भाग देते हैं। जब हमने भाग दिया अब कॉपी पे तो आ रहा है 71.875 ओम। फिर आगे चलेंगे। अब यहाँ पर है तापन अवयव के स्थायी ताप, और वो वाला ताप दिया नहीं गया तो हम उसको मान लेंगे T2 डिग्री सेल्सियस। तो पर तापन अवयव का प्रतिरोध, तो यहाँ पर लिखेंगे कि T2 ताप पर तापन अवयव का प्रतिरोध, और भैया वो हो जाएगा हमारा R2 बराबर सप्लाई वोल्टता, तो ये हो जाएगा आपका 230 बटे अंतिम धारा या स्थायी धारा, तो वो हो जाएगी आपका 2.8 एम्पियर। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे स्थायी धारा, और हमने उसको नाम दे दिया I2 बराबर ये हो गया आपका 2.8 एम्पियर। ठीक है, अब ये हो गया आपका R2 बराबर, अब 230 में 2.8 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 82.143, और इकाई क्या लगा दिया ओम। तो हमारे पास R1 और R2 का मान आ गया। अब इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे कि प्रतिरोध ताप गुणांक का सूत्र जो होता है वो क्या होता है, ये होता है हमारा अल्फा बराबर R2 - R1 अपान R1 ब्रैकेट में T2 - T1। तो यहाँ पर लिखेंगे कि नाइक्रोम, चूँकि नाइक्रोम का
प्रतिरोध ताप गुणांक और ये हो गया आपका अल्फा बराबर, ठीक है, ये हो जाएगा आपका R2 माइनस R1 अपॉन नीचे हो जाएगा R1 और ये हो जाएगा T2 माइनस T1, ठीक है। चलिए अब ये हो जाएगा आपका T2 माइनस T1 बराबर R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू एल्फ़ा। आपको एल्फ़ा का मान पहले ही दिया हुआ है, क्या है एल्फ़ा का मान 1.70 गुणे 10 की घात -4 प्रति डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका मान सारा रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका T1 का मान कितना है, आपका T1 का मान है 27, तो ये हो जाएगा T2 माइनस 27 इज इक्वल टू R2 82.143 माइनस R1 71.875 बटे नीचे हो जाएगा आपका 71.875 गुणे 1.7 गुणे 10 की घात -4, ठीक है। अब ये हो जाएगा आपका T2 माइनस 27 बराबर, अब घटाने पर कितना आएगा, घटाने पर हमको निकालना होगा, रुकेंगे आप लोग और आप भी बढ़िया साफ़ सुथरा कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेटर का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेगा क्योंकि वो आपके लिए बोर्ड एग्जामिनेशन में अभी कैलकुलेटर अलाउ नहीं रहेगा, आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। ये हो गया आपका 71.875 और ये हो गया 10.268, तो 10.268 बटे नीचे 71.875 में 1.7 का भी गुणा कर दें तो 71.875 में जब हम 1.7 का गुणा करते हैं तो हमें मिलता है 122.1875 गुणे 10 की घात क्या हो जाएगा 4 और ये हो गया T2 माइनस 27 बराबर। अब हम 10.268 में भाग दे देंगे 122.1875 का, ठीक है, और ये आएगा 0.0840, ठीक है, 34, ठीक, गुणे 10 की घात क्या हो जाएगा 4। अब हम इसको एडजस्ट करेंगे तो जब हम इसको एडजस्ट करेंगे तो हमारा कितना प्राप्त होगा, 10 की घात 4 को एडजस्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 अंक जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा T2 माइनस 27 बराबर, ये हो गया 840.35 गुणे 10 की घात 4 -4, ठीक है, T2 माइनस 27 बराबर 840.35। अब हम लोग आगे चलेंगे, 10 की घात 4 -4 तो 10 की घात 0, किसी भी चीज़ की पावर 0 का मान 1 होता है। ये हो जाएगा आपका T2 बराबर 840.35 धन 27 और ये हो गया आपका T2 बराबर 867.35 डिग्री सेल्सियस। तो आपका आंसर आ गया। आप लिखेंगे यहाँ पर उत्तर कि तापन अवयव का जो स्थायी ताप होगा वो हमारा 867.35 डिग्री सेल्सियस होगा, या इसी को अंतिम ताप भी बोलेंगे। उम्मीद है कि आपको सवाल समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हम इतना लिख दें तो बेहतर रहेगा कि स्थायी ताप T2 बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है, और ताप गुणांक का मान आप चाहें तो पहले इंडिकेट कर सकते हैं और ना इंडिकेट करना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 7 में एक फिगर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि इस फिगर के अनुरूप आप सवाल को हल करिए और उत्तर प्राप्त करिए। चलिए भाई हम लोग शुरू करते हैं। एक फिगर हम बनाते हैं ताकि आपको सवाल समझ में आ सके। कहा जा रहा है कि दर्शाइए कि नेटवर्क की प्रत्येक शाखा में प्रवाही धारा का मान क्या है। ठीक है,
चलिए एक फिगर है, जल्दी से बनाते हैं। तो चित्र आपके सामने आ गया है। आपसे कहा जा रहा है कि नेटवर्क की प्रत्येक शाखा में प्रवाहित धारा का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। चले भाई हम रेडी हैं सवाल को हल करने के लिए। किस तरीके से हल करेंगे जरा समझते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि जो बाहरी परिपथ की धारा है उसको हम लोग मान लेंगे कितना, I1, और इसके बाद जो अंदर की शाखाओं में प्रवाहित धारा है इसको हम लोग क्या मान लेंगे, I2, AB पे, AD पे I3, BC पे क्या प्रवाहित होगी उसको इस तरीके से हम मॉडिफाई करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए भाई, या कुछ आसान तरीका हम आपके लिए सोच रहे हैं ताकि बेहतर तरीके से आपको समझाया जा सके। तो कैसे क्या करें जरा समझ रहे हैं। चलिए भाई कुछ इस तरीके से करते हैं कि यहाँ पर लिखेंगे ABDA में किरचॉफ के नियम से और ये किरचॉफ का नियम क्या है, ये किरचॉफ का नियम है आपका कि 10 I1 प्लस 5I3 माइनस 5I2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे 5, तो ये हो जाएगा 2I1 प्लस I3 माइनस I2 बराबर 0। ठीक है, अब इसी तरीके से ABCDB, देखिए हिस्सा देखिएगा, BCDB में क्या यहाँ पर है, ये हो जाएगा आपका 5 और I1 माइनस I3 माइनस 10 I2 प्लस I3 और माइनस 5 I3 इज इक्वल टू 0। अभी हम लोग आगे चलेंगे। अब हमें क्या करना है कि ये हो जाएगा आपका अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5I1 माइनस 5I3 माइनस 10I2 माइनस 10I3 माइनस 5I3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और जब हम इसको एडजस्ट करेंगे तो एडजस्ट करने के बाद कितना निकल कर के आएगा, ये हो जाएगा आपका 5I1 माइनस 10I2 और माइनस 20I3 इज इक्वल टू 0। 5 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा I1 माइनस 2I2 माइनस 4I3 इज इक्वल टू 0। अब ये था हमारा समीकरण नंबर 1 और ये था हमारा समीकरण नंबर 2। सभी लोगों को समझ में आया? उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अच्छा, अगर कोई डाउट है तो ये धारा को आप क्या मानेंगे, I1। ठीक है, और ये भी हमारा 5 ओम का है और फिर आपका सारी धाराएं आप यहाँ से I1 I2 I3 मानते हुए हल करते हुए चले जाएंगे। और ये है हमारा I2। ठीक है, ये है हमारी I3, ये। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी आपकी I1 माइनस I3। ठीक है, और ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी I2 प्लस I3। ठीक, उम्मीद है कि सभी लोगों को हर बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए भाई अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर क्या हो गया, आप लिख सकते हैं कि बिंदु A पर संधि के नियम लागू होंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे बिंदु A पर संधि के नियम से
बिंदु ए पर संधि नियम से। और संधि का नियम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जा करके I1 प्लस I2 बराबर I। ठीक है भाई, उस बिंदु पर दोनों धाराएं आकर के मिल रही हैं तो वो I बना देगी। तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 4। एक हिस्सा रहा जा रहा है, एक पास रहा जा रहा है, उसको भी देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा ABCGHA में, ये ABCGHA कहाँ पर है, ABC और ये G, ठीक है, और ये हमारा H और A में। यहाँ पर इस पास में क्या होगा, इस पास में हो जाएगा हमारा कि जितने भी प्रतिरोध हैं उनके बारे में गणना कर लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 10I1 प्लस 5 और ये हो जाएगा I2 माइनस I3 और प्लस 10I इज इक्वल टू 10 और यहाँ पर बचा 10I1 प्लस 5I2 माइनस 5I3 प्लस 10I इज इक्वल टू 10। ठीक है, और यहाँ पर क्या बन रहा है जा कर के अंत में बन रहा है कि 10I प्लस 15I1 माइनस 5I3 इज इक्वल टू 10 और ये हो गया आपका 2I प्लस 3I1 माइनस I3 इज इक्वल टू 2 और ये समीकरण नंबर है हमारा 3। ठीक है, इसको भी हम नोट डाउन कर लिए। अब हम चलेंगे, अब हम लिखेंगे समीकरण 4 से I का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण नंबर 4 से I का मान समीकरण 3 में रखने पर अब जब मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका I का मान क्या निकलेगा, I का मान निकलेगा I1 प्लस I2। तो ये हो जाएगा आपका जा करके कि 2 ब्रैकेट में I1 प्लस I2 प्लस 3I1 माइनस I3 इज इक्वल टू 2। ये हो गया आपका 2I1 प्लस 2I2 प्लस 3I1 अब माइनस I3 इज इक्वल टू 2। तो ये हो गया आपका 5I1 प्लस 2I2 माइनस I3 इज इक्वल टू 2। ये हो गया इक्वेशन नंबर जा करके 5। अब हम लोग चलेंगे आगे, समीकरण 5 व समीकरण 1 को जोड़ देंगे। समीकरणों को हमको धीरे धीरे सुव्यवस्थित भी करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 5 व समीकरण 1 को जोड़ने पर जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 1 क्या है हमारा, ये है 2I1 प्लस I3 माइनस I2। 2I1 प्लस I3 माइनस I2 लेफ्ट से लेफ्ट जुड़ेगा और राइट से राइट जुड़ेगा, प्लस 5I1 प्लस 2I2 माइनस I3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। अब ये हो जाएगा 7I1, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 7I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 2। समीकरण नंबर हो गया आपका 6। अब समीकरण 1 को 4 से गुणा करके समीकरण 2 से जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में 4 का गुणा करके समीकरण 2 में जोड़ने पर ये क्या हो जाएगा आपका, समीकरण 1 में 4 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8
I1 प्लस 4I3 माइनस 4I2 प्लस, आइए अब हम देखते हैं कि आखिर हमारा समीकरण नंबर 2 क्या है। तो जब हम समीकरण नंबर 2 को देखते हैं तो हमें ये मिलता है कि I1 माइनस 2I2, I1 माइनस 2I2 माइनस 4I3, I1 माइनस 2I2 माइनस 4I3 इज इक्वल टू, आप देखिए भाई समीकरण नंबर 1 का जो लेफ्ट हैंड साइड था वो था 0 और समीकरण नंबर 2 का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है 0। I1 माइनस 2I2 माइनस 4I3, तो ये हो जाएगा 0। अब ये हो जाएगा आपका 9I1, फिर इसके बाद माइनस 6I2 और ये दोनों कैंसिल हो गए और बराबर क्या आ जाएगा 0। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर समीकरण नंबर हम लोग कर देंगे 5। फिर आगे चलते हैं, अब हम लोग करेंगे समीकरण 5 व समीकरण 1 को जोड़ने पर। ठीक है, समीकरण 5 व समीकरण 1 को जोड़ने पर जब जोड़ेंगे, समीकरण नंबर 5 है 9I1 माइनस 6I2 और समीकरण नंबर 1 है आपका कितना, नहीं भाई समीकरण 5 व समीकरण 1 को तो जोड़ ही चुके हैं, तो इस लाइन को हम बैक कर लेते हैं। और यहाँ पर हम नोट डाउन करेंगे कि यहाँ से हम निकालेंगे समीकरण 5 ऊपर हो चुका है, लंबा सवाल है, कंसंट्रेशन भंग हो रहा है। ये हो जाएगा 6I2 बराबर 9I1 और ये हो जाएगा I2 बराबर 9I1 बाई 6, I2 बराबर 3 3 9 और 3 दूनी 6, 3I1 बाई 2। आइए आगे चलते हैं, इसको कर देंगे समीकरण नंबर 7। अब नीचे हम लिखेंगे समीकरण नंबर 6 में मान रखने पर, समीकरण नंबर 6 में I2 का मान रखने पर, समीकरण नंबर 6 क्या है हमारा, ये 7I1 प्लस I2 बराबर 2, 7I1 प्लस I2 बराबर 2, ये हो गया आपका 7I1 प्लस 3I1 बाई 2 इज इक्वल टू 2। अब ये हो जाएगा आपका आगे चल करके कि 14I1 प्लस 3I1 बराबर 4, 17I1 बराबर 4 और I1 बराबर 4/17। ठीक है, और यहाँ पर हम लिख देंगे एम्पियर, तो ये हो गया हमारा धारा I1। अब हम लोग लिखेंगे समीकरण नंबर 7 से, समीकरण नंबर 7 से, और ये क्या हो गया आपका समीकरण नंबर 7, ये हो गया आपका I2 बराबर 3I1 बाई 2, I2 बराबर 3I1 बाई 2, ये हो गया आपका I2 बराबर 3/2 इंटू I1 का मान 4/17, 2 दूनी 4 और I2 बराबर 3 दूनी 6/17 और आगे क्या कर देंगे एम्पियर। अब हम लोग क्या करेंगे समीकरण नंबर 1 से, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 क्या था, ये था आपका I3 बराबर I2 माइनस 2I1, मान रख देंगे तो ये हो जाएगा आपका 6/17 माइनस 2 गुणे 4/17 और ये हो जाएगा आपका 6/17 माइनस 8/17, हर समान है, अंश घट जाएगा और ये हो जाएगा आपका माइनस 2/17। ठीक है, और आगे आप क्या कर देंगे एम्पियर, तो यहाँ पर आप लिखेंगे एम्पियर,
अब इसके बाद आगे चलेंगे, आप लिखेंगे I1 माइनस I3। तो अब हमने नोट डाउन किया I1 माइनस I3, तो ये हो जाएगा 4/17 माइनस 2/17। अभी I3 का मान हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है, और ये हो जाएगा आपका 4/17 धन, ठीक, 4/17 धन 2/17, हर समान है 6/17, और ये लिख देंगे एम्पियर। इसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। अब हमको निकालना है I2 प्लस I3 बराबर, ये हो जाएगा I2 का मान 6/17 और I3 का मान है माइनस 2/17। ये हो जाएगा आपका 6/17 माइनस 2/17, और ये हो जाएगा आपका 4/17, और इकाई क्या लगा देंगे, एम्पियर। फिर I बराबर I1 प्लस I2, तो ये हो गया I बराबर 4/17 प्लस 6/17, और I बराबर 6 4 10, तो 10/17, और इकाई क्या लगा देंगे, एम्पियर। अब हम लोग चित्र को देख करके, जैसा कि हमने चित्र में निर्धारित किया था, यहाँ पर लिखेंगे शाखा AB में प्रवाहित धारा बराबर। अब शाखा AB में प्रवाहित धारा कितनी है, चित्र पे देखते हैं। तो AB में प्रवाहित धारा है I1, ठीक है, और I1 का मान कितना निकल रहा है, 4/17, तो ये हो जाएगा आपका I1, तो ये हो गया 4/17 एम्पियर। फिर इसके बाद शाखा CD में प्रवाहित धारा, फिर शाखा AD प्रवाहित धारा बराबर शाखा BC में प्रवाहित धारा बराबर। अब ये कितना हो गया आपका, I1 माइनस I3, और इसकी वैल्यू हम लोग निकाल करके ला रहे हैं 6/17 एम्पियर, ठीक है। अब शाखा BD में प्रवाहित धारा, और ये हो जाएगी आपकी I3, और ये हो गया माइनस 2/17 एम्पियर। और शाखा CD में प्रवाहित धारा को जब चित्र के माध्यम से देखेंगे, तो शाखा CD में प्रवाहित धारा है I2 प्लस I3, तो ये हो गया आपका I2 प्लस I3, और वो है 4/17, तो I2 प्लस I3 और I2 प्लस I3 का मान कितना निकल रहा है, जरा देखते हैं। चार बटे 17 एम्पियर। इस तरीके से हमने सभी धाराओं के मान कैलकुलेट कर लिए। उम्मीद करते हैं कि आपको विद्युत धारा से संबंधित ये एक्सरसाइज समझ में आ रही होगी। जल्द ही हम एक नई एक्सरसाइज में फिर से आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगर कक्षा 9, 10, 11, 12 के स्टूडेंट हैं और आप फिजिक्स केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल सीखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही एक नए वीडियो में हम आपसे फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ठीक है।
दोस्तों अच्छा एक चीज़ ये है, ये गड़बड़ी हो गई है चिन्ह की, ये प्लस ही रहेगा, प्लस का 4/17 एम्पियर। थोड़ा सा मन में ये रहता है कि प्यारे बच्चों को अच्छा से अच्छा पढ़ा सकें। तो फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।